साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के अंतर्गत क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जयंती अवसर पर जो विदर्भ स्तरीय आदिवासी परिसंवाद यहाँ पे लिया जा रहा है, ये जो परिसंवाद है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो 29 नवंबर नेत्रांग गुजरात में जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, आदिवासियों का 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन, उस अधिवेशन के तैयारी में ऑल ओवर महाराष्ट्र में 36 जिला में अभी जो पालघर जो नया जिला बना, 36 जिला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के 20 कार्यक्रम लगाए गए। 12 तारीख से ये कारवा चालू हुआ। 12 तारीख को पहला कार्यक्रम था जलगांव में, 13 तारीख को कार्यक्रम था मलनेर में, 14 को शीरपुर में धुले जिला, 15 को भरूच में गुजरात राज्य में कार्यक्रम था, 16 को नंदुरबार का जो नवापुर तालुका है वहां पे कार्यक्रम था, 17 को मैं ट्रैवलिंग में था और 18 से विदर्भ का शेड्यूल चालू हुआ। 18 तारीख को घटंजी में कार्यक्रम था, 19 को उमरखेड़, 20 तारीख को पांडरकवड़ा और 21 को वर्धा। 22 तारीख कल की डेट है, वाशिम जिला मालेगांव में वाशिम जिला का जिला अधिवेशन था और आज 23 नवंबर है, ये विदर्भ का आखिरी कार्यक्रम है। कल से फिर से मेरा शेड्यूल खानदेश में है और लास्ट 30 नवंबर को किनवट नांदेड़ में समापीय कार्यक्रम किनवट में है। साथियों, ये जो प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में लगाए गए हैं, ये प्रोग्राम लगाने के पीछे का मकसद ये है कि कार्यक्रम लेना कोई हमारा मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है कि पिछले हजारों सालों से हम लोग गुलाम हैं, पिछले हजारों सालों से हम लोग गुलाम हैं और उस गुलामी से हम लोग मुक्त होना चाहते, आजाद होना चाहते। आजादी हमारा मकसद है और आजादी मकसद हासिल करने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था कि जागृति का अग्नि अखंड जलाए रखो, इस सिद्धांत के ऊपर बामसेब जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब पिछले 40 सालों से जो जनजागरण महाजागरण का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, उसके अंतर्गत बामसेब के 49 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे देश भर में हम लोग काम कर रहे हैं। उस 49 ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन में से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये आदिवासियों को इकट्ठा करने का एक आदिवासियों का बामसेब से निर्माण किया गया ये ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि पिछले हजारों सालों से जो आदिवासी आजादी की जंग लड़ रहा है वो सफल क्यों नहीं हो रहा है। ये बात समझना सबसे पहले आदिवासियों को इम्पोर्टेंट है। ये पेशा एक्ट 5वीं 6वीं अनुसूची है, बहुत दूर का मामला है। हम हजारों सालों से लड़ रहे, हजारों सालों से हम लोग आजादी की जंग लड़ रहे, हम लोग सफल क्यों नहीं हो रहे। उसका मौलिक कारण यह है कि देश भर में 7.5% आदिवासी इकट्ठा होकर आदिवासी के नाम पर 7.5% आदिवासी के नाम पर इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। 7.5% आदिवासी के नाम पर इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 92% लोगों को आदिवासी बाजू में रखकर अपने आजादी का सोच रहा है। आंदोलन में संख्या शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन में संख्या शास्त्र ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही मौलिक सिद्धांत है और आदिवासी
7.5% आदिवासी इकट्ठा होकर अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो सफल कैसे होगा? आदिवासी की जो समस्याएं है वही समस्या शेड्यूल कास्ट की है, आदिवासी की जो समस्या है वही समस्या ओबीसी की है, वही समस्या बीजेएनटी डीएनटी की है, वही समस्या माइनॉरिटी की है, जो एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुस्लिम बने। मैं खानदेश में काम करता हूँ, खानदेश का प्रभारी हूँ। वहां पे बहुत सारे आदिवासी के लोग हैं, तड़वी लोग, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा तो क्रिश्चियन बन गए, जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकारा मुस्लिम बन गए। तो हमारे लोग जिन्होंने धर्म का परिवर्तन किया वो भी समस्याग्रस्त है। जो आदिवासी की समस्या है वही समस्या उनकी है, आदिवासी की कोई अलग समस्या नहीं है। यानी आदिवासी यानी एससी एसटी ओबीसी, एससी ओबीसी माइनॉरिटी ये जमीन पे रह रहे और आदिवासी के आसमान में रह रहे, जो उनकी अलग समस्या रहने वाली है। आदिवासी भी यहीं पे रह रहे, समस्या सबकी एक है, लेकिन आदिवासी जो है वो सेग्रीगेट होके, दुश्मन एक तो आदिवासी को सेग्रीगेट कर रहा है, दुश्मन का सिद्धांत है सेग्रीगेट करके पिटाई करना, और प्रतिक्रांति को अभी शुरुआत हुई है और दुश्मन उसके द्वारा पिटाई करने का काम शुरू कर दिया है। जातीय दंगले निर्माण करके शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, आदिवासियों को सेग्रीगेट करके आदिवासी की पिटाई हो रही है, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर सांप्रदायिक दंगे निर्माण करके मुसलमानों की पिटाई हो रही है, और अधिकार से वंचित रखकर आदिवासी ओबीसी की जाति आधारित गिनती न कर उनकी पिटाई हो रही है। और प्रतिक्रांति को वर्तमान में शुरुआत हुई है, और वर्तमान का जो शासक 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण है वो एससी एसटी माइनॉरिटी को सेग्रीगेट करके उनकी पिटाई कर रहा है, और ओबीसी का हिंदू के नाम पर उनका ध्रुवीकरण करके उनकी पिटाई कर रहा है। इधर इनकी पिटाई हो रही है, दोनों की पिटाई हो रही है, तीनों की हो रही है, चारों की हो रही है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पिटाई हो रही है। आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है, मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर मारा जा रहा है। मैं वकील आदमी नहीं हूं, लेकिन संविधान जब मैंने देखा तो 153B नाम की मैंने आर्टिकल देखी, मुझे लगा कि नक्सलाइट के लिए कुछ अलग आर्टिकल्स होगी और आतंकवाद के लिए कुछ अलग आर्टिकल्स होंगी। लेकिन जब 153B मैंने पढ़ा, आतंकवाद के लिए भी वही आर्टिकल्स, नक्सलवाद के लिए भी वही आर्टिकल्स। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर मारा जा रहा है, आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है। शब्द अलग अलग है, पिटाई तो सेम ही है ना, शब्द सिर्फ अलग अलग है। तो इसीलिए हम हजारों सालों से आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हजारों सालों से जितने भी हमारे पुरखे हुए वो हजारों सालों से आजादी की हम जंग लड़ रहे हैं। सफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि 7.5% आदिवासी भारत में ऐसा सोच रहा है, 7.5% आदिवासी भारत में ऐसा सोच रहा है कि हम आदिवासी के नाम पर संगठन निर्माण करके आदिवासी को अगर इकट्ठा करते हैं और आजादी की जंग लड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 92.5% लोगों को बाजू में रख के अपने आजादी का सोच रहा है। अगर वो ऐसी लड़ाई लड़ेगा तो हजारों साल अभी से तो हम लोग गुलामी में हैं, लेकिन इस सिद्धांत को आधार मानकर अगर आदिवासियों का कोई व्यक्ति अगर संगठन चला रहा है तो आने वाले दिनों में आदिवासियों की और हजारों पीढ़ियां बर्बाद होने वाली है, गुलाम होने वाली है। इसीलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये भले ही आदिवासियों का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग एक जाति को आधार मानकर काम नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मणों ने जाति निर्माण की और एक जाति नहीं बल्कि आदिवासियों में 800 जाति, शेड्यूल कास्ट में 1500 जाति और ओबीसी में 3743 जाति, ऐसी कुल मिला के भारत में 6000 साढ़े 6000 जातियां है पूरे टोटल भारत में। ये जातियां निर्माण हुई और ये सारी जातियां विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम की है। ये सारी जातियां भारत में जो दो प्रकार के सिस्टम है, एक है बेनिफिशियरी ऑफ द सोशल सिस्टम
और दूसरा है विक्टिम ऑफ द सोशल सिस्टम। एक है फायदेमंद लोगों की व्यवस्था और दूसरी है शोषित पीड़ित लोगों की व्यवस्था। जो दुखी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, ऐसे लोगों की एक व्यवस्था है और दूसरी जो व्यवस्था है जिनको ऑलरेडी फायदा हो रहा है उनकी एक व्यवस्था है। दो प्रकार की व्यवस्था भारत में चल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने जो प्लान बनाया कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये भारत में 800 जातियों को इकट्ठा करने का काम करेगा। लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भले ही 800 जातियों को इकट्ठा करने का काम करेगा, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी लोगों के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी अगर एक होकर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो हम भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं। अगर एक होकर अगर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से इस देश में हम लोग चालक और मालक हो सकते हैं। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया, जो समस्याएं हमारी समाज की बाहर आई, जब हम लोग राजा ही बन जाएंगे और शासक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हम लोग डिसीजन लेंगे। 5वीं अनुसूची को कैसे इंप्लीमेंट करना है, 6वीं को कैसे लागू करना है, उद्योग का क्या प्लान डिजाइन करना है। जैसे मड़ावी साहब ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र से आदिवासियों ने सोचना चाहिए, ये 5वीं अनुसूची में मड़ावी साहब ऑलरेडी लिखा हुआ है। जिला परिषद को स्वायत्त शासन है, पंचायत समिति को स्वायत्त शासन है। स्वायत्त शासन का मतलब वहां पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। और रही उद्योग डेवलपमेंट का काम, ये सरकार की तरफ नहीं दिया है 5वीं अनुसूची में। ये ट्राइबल एडवाइजर कमेटी निर्माण करेगी कि कौन से उद्योग हमारे समाज के विकास और कल्याण के लिए करना है। इतना मौलिक अधिकार वो 5वीं अनुसूची में है जो हम लोग यहाँ पे विस्तार से देखने वाले हैं। अगर हम लोग राजा बन जाते हैं, ये राजा बनने का कार्यक्रम है, राजा बनने की प्रोसेस है। चाहे इस सिद्धांत को यहाँ पे जो हमारे आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, मैं आदिवासी होने की वजह से, मैं विदर्भ का हूँ, आदिवासी हूँ और आदिवासी होने की वजह से उनको मैं बोल रहा हूँ कि इस सिद्धांत को ही मानना पड़ेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी हम लोग इकट्ठा अगर हो जाते, क्यों? क्योंकि हम लोग मूल निवासी लोग हैं। हम लोग मूल निवासी लोग हैं। अगर हम लोग मूल निवासी लोग हैं और हमारी अगर समस्या एक है तो हम लड़ाई अलग अलग क्यों लड़ रहे? समस्या एक है, मूल निवासी लोग हैं, तो एक होकर हमने लड़ाई लड़नी चाहिए। एक होकर लड़ाई लड़ने का प्लान ऑलरेडी वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने डिजाइन किया है और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये कोऑर्डिनेशन में रहकर हम लोग ये आंदोलन चलाना चाहते हैं। इस सिद्धांत को कोई माने या ना माने, हमारे आदिवासियों का नेता, कार्यकर्ता, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, वो इस सिद्धांत को माने या ना माने, हमें पता है हमारा समाज अजागरूक अज्ञानी समाज है। आज नहीं मानेगा, कल जरूर मानेगा और एक न एक दिन हमारे साथ जरूर आएगा। लेकिन इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों को ही हम लोग साथ में लेके आगे बढ़ने वाले। चाहे आज हमारे साथ 10 लोग आए या ना आए, हम 2 लोगों को साथ में लेके काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गलत सिद्धांत को अमल में लाके हम कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहते, क्योंकि समाज में 3 प्रकार के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। समाज में 3 प्रकार के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति होता है समाज का ऑर्गेनाइज वे में काम करने वाला, एक व्यक्ति होता है ऑर्गेनाइज व्यक्ति जो उद्देश्य को निर्धारित करके काम करता है। ऑर्गेनाइज होता है, उद्देश्य को निर्धारित करके काम करता है। एक समाज का दूसरा व्यक्ति होता है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि वो अकेला अकेला ही काम करता है, अकेला अकेला ही पढ़ता है, अकेला अकेला ही रूम में बैठकर ज्ञान हासिल करता है, घर में रहकर ज्ञान हासिल करता है, बहुत सारे किताबें पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो अकेले ही काम करते रहते हैं समाज में। लेकिन साथियों,
50 या 100 किताबें पढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी ज्ञानी है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, दे ओनली डाटा। कंप्यूटर में आप कोई इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हो, वो इंफॉर्मेशन है। जैसे कंप्यूटर में आप इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हो, उस तरीके का 50 या 100 किताबें पढ़ना, इसका मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे, दे ओनली डाटा। वो नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत किताबें इन्होंने पढ़ी है, पके हुए बाल है। अरे वो तो बीमारी से ही पकते हैं ना, बाल पकने से ज्ञान थोड़ी दिखता है, वो तो बीमारी से भी पकते हैं। बहुत सारे हम लोग अभी फुल टाइमर होने की वजह से घूमते रहते हैं, तो बहुत सारे कम उम्र में उनके सफेद बाल दिखते हैं, तो क्या उनको भी ज्ञानी मान ले? साला ज्ञान का भी सिद्धांत होना चाहिए। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, अप्लाइड इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर देन नॉलेज में कन्वर्ट होता है। अगर आप इंफॉर्मेशन को अप्लाइड करते हो, जो आपने किताबें पढ़ी या जो अपने समाज से जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो इंफॉर्मेशन आपको समाज के विकास एवं कल्याण के लिए उपयोग और प्रयोग में लाना होगा, तब जाके वो ज्ञान में परिवर्तित होगा। तो ये दूसरे नंबर की कैटेगरी है हमारे समाज में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर में उद्देश्य को निर्धारित करके काम करना, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो अकेले ही काम करते रहना, और तीसरे जो कैटेगरी के लोग हैं ये बहुत ही डेंजर लोग हैं। इनको पहचानना और समझना ये सिर्फ वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का काम है। ये मुझे 9 साल में पता चला, भारत में ऐसा कोई संगठन नहीं है कि ये डिसऑर्गेनाइज काम करने वाले लोगों को पहचान सके। डिसऑर्गेनाइज में काम करने का मतलब ये है कि गलत उद्देश्य निर्धारित करना और काम करना, गलत उद्देश्य निर्धारित करना और काम करते रहना। अगर हम लोग गलत उद्देश्य निर्धारित करके अगर हम लोग काम करेंगे तो हम आजाद कैसे होंगे? आजाद कैसे होंगे हम लोग? हमने उद्देश्य ही गलत निर्धारित किया। उद्देश्य कैसा गलत निर्धारित किया? दर्द उंगली को है, मलहम पट्टी पैर को करना चालू है। खांसी की बीमारी है और बुखार की गोली खा रहे हो। गलत उद्देश्य निर्धारित करके काम करना, समस्याओं को आधार बनाकर काम करना, तो निश्चित रूप से हम लोग गुलाम ही रहने वाले हैं। और गलत उद्देश्य निर्धारित करके जो लोग काम कर रहे और समाज को जो गुमराह बना रहे, आने वाले दिनों में उनका भी चेहरा सामने आने वाला है। क्योंकि साथियों, विश्व में कहीं पे भी जाति नहीं है, भारत में जाति है। विश्व में कहीं पे भी जाति नहीं है, भारत में जाति है। तो हमारा विश्लेषण, जब भारत में जाति है तो जाति को आधार मानकर और इस देश की व्यवस्था को आधार मानकर हम लोगों ने हर चीज को सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। खास करके ये आदिवासी लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। विश्व में कहीं पे भी जाति नहीं है, भारत में ही जाति है। हम आदिवासी कैसे बने? क्या प्राचीन काल में आदिवासी नाम का कोई डेफिनेशन था क्या? कैसे बने हम लोग आदिवासी? शेड्यूल ट्राइब कैसे बना? शेड्यूल कास्ट कैसे बना? अदर बैकवर्ड क्लासेस कैसे बना? प्राचीन काल में भारत में कोई भी जाति नहीं थी। प्राचीन काल में 5वीं और 6वीं अनुसूची समझने के पहले ये 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है, तब जाके वो 5वीं और 6वीं अनुसूची समझ में आएंगे। प्राचीन काल में पारिकुपार लिंगो नाम का एक राजा आदिवासी समाज में पैदा हुआ। तब भारत में जाति नहीं थी। बहुत सारे हमारे आदिवासी राइटर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने इस चीज को समझना है, उन्होंने इस चीज को समझना है कि हजारों साल पहले भारत में आदिवासियों के महान नेता यानी तथागत बुद्धा के ही पहले, भारत में आर्य आने के ही पहले, वरखड़े साहब ने कहा कि पोर्तुगीज आए, फलाने आए, ये आए, वो आए, उनके ही पहले भारत में आर्य आए, उनके ही पहले भारत में आर्य आए और वो वापस गए, ऐसा कोई इतिहास ही नहीं है अवेलेबल। आर्य भी आने के पहले, तथागत बुद्धा के पहले
भारत में आदिवासियों के महान नेता पारिकुपार लिंगो पैदा हुए और उन्होंने गण व्यवस्था का निर्माण किया। तब भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी। गण व्यवस्था का निर्माण किया और गण व्यवस्था 4 सूत्रों के आधार पर उन्होंने बनाई। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। पारिकुपार लिंगो ने गण व्यवस्था का निर्माण किया और ऑब्जेक्टिव बनाया समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। उस वक्त जाति नहीं थी, उस वक्त जाति नहीं थी। जब गण व्यवस्था प्रस्तापित थी, कोई गुलाम नहीं था, घर को दरवाजे नहीं थे। उस वक्त ऐसी व्यवस्था प्रस्तापित थी, हमारी समतावादी व्यवस्था प्रस्तापित थी। उस वक्त भारत में आर्य का आक्रमण हुआ। उस वक्त भारत में आर्य का आक्रमण हुआ। आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने पारिकुपार लिंगो की जो व्यवस्था थी समतावादी, उस व्यवस्था का अध्ययन किया। क्योंकि आर्य लोग ये अल्पसंख्य लोग हैं, अल्पसंख्य लोग होने की वजह से उनको यहाँ पे राज करना था, प्रस्तावित होना था। सबसे पहले उन्होंने पारिकुपार लिंगो की गण व्यवस्था का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको समझ में आया कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित इनकी व्यवस्था है। ये जब तक उल्टा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे राज अपना प्रस्तावित नहीं कर सकते। ब्राह्मण आर्य जो है वो सोच रहे। आर्यों ने गण व्यवस्था को खत्म करने के लिए समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित जो सिद्धांत था पारिकुपार लिंगो का, जिन्होंने गोंडी धम्म निर्माण किया था, जो नैसर्गिक प्राकृतिक धम्म है, जिसकी दीक्षा उन्होंने गोंदिया जिला के जो कचारगढ़ नाम का एरिया है, उस कचारगढ़ में पारिकुपार लिंगो ने गोंडी धम्म की दीक्षा दी, जिसका उल्लेख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध एंड इस धम्मा में किया है। ये प्राकृतिक धम्म है आदिवासियों का। ब्राह्मणों ने समता के विरोध में असमानता ला दी, गुलामी के विरोध, समता स्वतंत्रता के विरोध में उन्होंने गुलामी ला दी, न्याय के विरोध में अन्याय ला दिया और बंधुभाव के विरोध में उन्होंने भेदभाव लाया। और इस तरह से गण व्यवस्था को खत्म किया और गण व्यवस्था को खत्म करके ब्राह्मणों ने उनकी व्यवस्था प्रस्तावित करने के लिए भारत में वर्ण व्यवस्था उन्होंने निर्माण की। और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसी वर्ण व्यवस्था निर्माण की। तब भी भारत में आदिवासी नाम का कोई डेफिनेशन ही नहीं था। जब शुरुआती दौर में गण व्यवस्था ब्राह्मणों ने खत्म की, उसके बाद में जब आर्यों ने वर्ण व्यवस्था निर्माण की, तब 4 वर्णों का निर्माण किया। और इस व्यवस्था को, ब्राह्मणों की व्यवस्था को जिन लोगों ने नहीं स्वीकारा और जिन्होंने निर्धार किया कि इस गली व्यवस्था का, सड़ी व्यवस्था का हमें मुंह भी नहीं देखना है, ऐसे जो लोग थे और वो लोग जंगल की ओर चले गए और जंगल के आसपास वो लोग अपना बसेरा डाल के बैठ गए, वो लोग आदिवासी बन गए। ये इतिहास है प्राचीन भारत का, ये इतिहास है। आर्य की आक्रमण की वजह से भारत में हमारा एक भाई था, वो जंगल की ओर चला गया, दूसरे भाई ने विरोध किया, गांव के बाहर चला गया, जिसके साथ अछूत का व्यवहार हुआ। तीसरे भाई ने सोचा साला दो लोगों ने विरोध किया तो एक को जंगल की ओर जाना पड़ा, दूसरे को गांव की बाहर रहना पड़ा। अगर मैं भी ज्यादा चिल्लाऊंगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए वो गांव में रहना पसंद किया। वो अदर बैकवर्ड क्लासेस बन गया, ओबीसी बन गया। ये 3 वर्ग का निर्माण जब हुआ तब वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में हम सब लोग उस वक्त शूद्र ही थे। अति शूद्र भी उस वक्त निर्माण नहीं हुआ था और उस वक्त जाति व्यवस्था भी नहीं थी। उसके बाद में जब वर्ण व्यवस्था 2500 साल प्रस्तापित हुई, उसके बाद में भारत में एक बहुजन समाज के जो महानायक है, मूल निवासी बहुजन समाज के जो भूमि पुत्र है, जिन्होंने 44 साल में क्रांति की, ऐसे महामानव जो ओबीसी समाज में पैदा हुए,
शाक्य गण में जो पैदा हुए, प्राचीन भारत में 2 गण थे, एक लिच्छवी गण था और एक शाक्य गण था। उस शाक्य गण के जो व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम है सिद्धार्थ शुद्धोधन शाक्य, जिनको वर्तमान में तथागत बुद्ध कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ और बुद्धा ने जब ये अध्ययन किया, बुद्ध काल में जो वर्ण व्यवस्था प्रस्तापित थी उसका अध्ययन जब बुद्धा ने किया तो बुद्ध काल में भी जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था बुद्ध काल में नहीं थी। और जब बुद्धा ने दुख का कारण ढूंढने का प्रयास जब बुद्धा ने किया, 3 सूत्र के ऊपर बुद्धा ने काम किया। दुख का कारण क्या है? बुद्धा को समझ में आया दुख का कारण गुलामी है, हम गुलाम हैं इसलिए दुखी है। दुख का कारण गुलामी, दुख का निवारण आंदोलन और दुख की मुक्ति आजादी। दुख का कारण गुलामी, दुख का निवारण आंदोलन और दुख की मुक्ति आजादी, ये सिद्धांत बुद्धा ने डेवलप किया और वर्ण व्यवस्था के विरोध में बुद्धा ने बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में चलाया। लेकिन तब बुद्ध नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे और वो साधारण व्यक्ति दुख का कारण क्या है जब ढूंढने के लिए भारत भ्रमण पे निकले, तब पारिक उपारलिंगों के बुद्ध काल के जो 2 प्रचारक थे, उस प्रचारक का नाम है अलाम और कलाम। पारिक उपारलिंगों के बुद्ध काल के प्रचारक अलाम और कलाम जब बुद्धा को मिलने के बाद उन्होंने बुद्धा को बताया कि आर्य का आक्रमण होने के पहले भारत में गण व्यवस्था थी, वो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित थी और पारिक उपारलिंगों के 8 मार्ग थे जिनको अष्टशील कहा जाता था। ये बातें अलाम और कलाम ने बुद्धा को बताई। बुद्धा विज्ञानवादी थे, बुद्धा वर्तमानवादी थे, बुद्धा तर्कशील थे। बुद्धा ने उनको कहा अलाम और कलाम को, बुद्धा ने अलाम और कलाम को क्या कहा कि आप जो मुझे बता रहे हो वो सही है या गलत है, ये मैं पहले भारत भ्रमण करूंगा, उसके बाद में निर्णय लूंगा। और जब बुद्धा भारत भ्रमण पे निकले तो अलाम और कलाम ने जो बुद्धा को बात बताई थी वही बात सही निकली। और जब बुद्धा रिटर्न आए तब अलाम और कलाम की और बुद्धा की मुलाकात हुई नहीं। अलाम और कलाम की और बुद्ध की मुलाकात हुई नहीं। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर अलाम और कलाम की बुद्ध के साथ मुलाकात होती तो शायद नया बुद्धिज्म निर्माण करने की कोई जरूरत नहीं होती। भारत में पारिक उपारलिंगों का, प्राचीन भारत का जो गोंडीज्म था, जो नैसर्गिक प्राकृतिक जो धम्म था, उसको ही शायद बुद्धा डेवलप करते और उसका ही प्रचार और प्रसार करते। ये हमारे आदिवासी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ मामला है। ये जो बातें मनसराम कुमरे जी ने जो किताब लिखी, उस किताब में ये सारी बातें लिखी हुई है। मनसराम जी कुमरे जी की किताब में मूल निवासी आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास, उस किताब का ये रेफरेंस है। दूसरा रेफरेंस है बुद्ध एंड हिज धम्मा, जहाँ पे गोंडीज्म और अलाम और कलाम का बाबा साहब ने उल्लेख किया हुआ है, वो भी आप लोग रेफर कर सकते हो। तो बुद्ध काल में भी जाति नहीं थी। उसके बाद में जब बुद्धा ने वर्ण व्यवस्था खत्म की 44 साल में, उसके बाद में जो हम लोग गुलाम हुए थे, राजा हुए। राजा होने के बाद भारत में सम्राट अशोक नाम का राजा पैदा हुआ, जो मौर्य घराने का तीसरा सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद में सम्राट अशोक तीसरा सम्राट था। इतना विशाल सम्राट था कि पूरे आशिया में सम्राट अशोक का राज था। सम्राट अशोक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। फिर ये जाति व्यवस्था निर्माण कब हुई? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं उसका एड्रेस कि मैं गोंड कैसे बना, प्रधान कैसे बना। एड्रेस भी मिल गया है, सिर्फ 6 लाख गांव में पहुंचने की देरी है। तो सम्राट अशोक के काल में भी जाति व्यवस्था नहीं थी, तीसरा सम्राट। और मौर्य घराने का जो 10वां सम्राट है, सम्राट बृहद्रथ, उसके काल में भी जाति व्यवस्था नहीं थी। 10वां सम्राट बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, जो सर सेनापति था। मौर्य राज में जो सर सेनापति था पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण, उसने बृहद्रथ की हत्या की। और हत्या करने के बाद भारत में
जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ और वर्ण व्यवस्था में और एक वर्ण बढ़ाया गया जिसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आउट कास्ट कहा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र, यसी और यष्टि, अति शूद्र। और भारत में पुष्यमित्र शुंग ने 6743 जातियों का निर्माण किया। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं है, बांटे हुए लोग हैं। बटे हुए लोग नहीं, हम बांटे हुए लोग हैं। उसका कारण मैं बताता हूं। मैं कर्नाटक में गया, महाराष्ट्र में जो बंजारी है वो विजयंती में आता है, कर्नाटक का जो बंजारा है वो शेड्यूल कास्ट में आता है, और आंध्र प्रदेश का बंजारा आदिवासी में आता है। जहां गुजरात में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का, वो गुजरात में परमार शेड्यूल कास्ट में आता है, राजस्थान का परमार आदिवासी में आता है, और गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर खानदेश में जो परमार है महाराष्ट्र में, वो ओबीसी में आता है। मेरा सरनेम गेड़ाम है, मैं आदिवासी में हूं। गेड़ाम गोंड जाति में, गेड़ाम प्रधान में है, गेड़ाम कोरकू गोंड में, गेड़ाम मारिया गोंड में आमच्यात देव चालत असतात। 6 देवे, 4 देवे, 7 देवे। गेड़ाम ओबीसी में भी है, गेड़ाम भोई में, गेड़ाम शेड्यूल कास्ट में, गेड़ाम एससी में, एसटी में, ओबीसी में, भोई का मतलब एनटी में है। एक गेड़ाम अलग अलग जातियों में कैसा? गुजरात का परमार शेड्यूल कास्ट और राजस्थान का परमार आदिवासी। इससे सिद्ध होता है कि भारत में हम लोग बटे हुए नहीं बल्कि बांटे हुए लोग हैं, और अल्पसंख्यक 3.5% यूरेशियन ब्राह्मणों ने हम लोगों को जानबूझकर बांटा है, क्योंकि हम बहुसंख्य लोग हैं। अगर हम लोग जातियों में बांटे रहेंगे तो 3.5% अल्पसंख्य लोग निश्चित रूप से हमारे ऊपर राज कर सकते हैं। ये सोच 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मणों में डेवलप हुई है। और पुष्यमित्र शुंग ने जब जाति व्यवस्था का निर्माण किया, वर्ण व्यवस्था में जब 5वां वर्ण बाह्य एक वर्ण निर्माण किया, तब वाल्मीकि नाम के एक ऋषि ने पुष्यमित्र शुंग को राम का अवतार घोषित करके उन्होंने रामायण लिखा। और जो रावण मड़ावी था, रावण का सरनेम मड़ावी है, वो 7 देवे है, वो मड़ावी है, आदिवासी है, जिसका बहुत बड़ा राज्य था और बहुत बड़ा सम्राट था आदिवासियों में, उसको उन्होंने राक्षस बताया। और भारत में रामायण चालू हुआ, टीवी पे तो चालू ही हुआ, लेकिन असल में हमारे आदिवासी लोग भी रावण को जलाते हैं। मैं भी जब छोटा था बचपन में तो मैं भी रावण जलाने जाता था, मुझे पता है। तो इसलिए रावण अभी भी हमारे आदिवासी लोग जलाते हैं। बामसेप का जब पूर्णकालीन प्रचारक बना और फर्स्ट टाइम जब मुझे बामसेप ने छत्तीसगढ़ में भेजा, तो पहली बार मैंने रावण मड़ाई की छत्तीसगढ़ रायपुर में करीबन 20 या 25 फुट या 40 फुट की वो पुतला है रावण मड़ावी का, बहुत बड़ा ऊंचा पुतला है। तब मुझे समझ में आया कि रावण का सरनेम मड़ावी था और ये भी आदिवासी था। उसको राक्षस बताया। और बृहद्रथ की हत्या ब्राह्मणों ने की। बृहद्रथ मौर्य घराने का 10वां सम्राट था, इसीलिए 10वां सम्राट था, वो मूल निवासी सम्राट था। इसीलिए जो रावण मड़ावी आदिवासियों का सम्राट था, महान नेता था, उस रावण मड़ावी का क्रांतिकारी इतिहास आदिवासियों ने नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए मौर्य घराने का 10वां सम्राट, वो 10 आंकड़ा रावण मड़ावी को 10 मुख का बताया गया, 10 मुख का बताया गया। और अभी लोग जोक भी मारते हैं उसके ऊपर कि वो सोता कैसे होगा, वो उठता कैसे होगा। सही है, हमारे लोग साइंटिफिकली लोग हैं, तर्क शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मणों ने कुछ लिखा, इसका मतलब वही नहीं कि वही पढ़ो और वही सोचो। ये जो मामला पूरे भारत में चल रहा है, जिस तरह से जो शंकर है, जो आप शिव जिसे कहते हो, शंकर जी का मध्य भारत में बहुत बड़ा राज था। शंकर जी का मध्य भारत में बहुत बड़ा राज था। शंकर का नाम है कोड़ा पे,
उसका नाम है शंकर, नाम है कोड़ापे। आदिवासियों में कोड़ापे 6 देवे में आते हैं। अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश का, उसमें बहुत बड़ा रास्ता, बहुत बलाढ्य राजा था, बहुत बलाढ्य राजा था। गिरजा जो है वो आदिवासी महिला है, शंकर की बीवी गिरजा।